स्वागत है आपका आउटलुक 2025 में। हमारा ये खास सेगमेंट जहां हम बाजार के जाने माने दिग्गज को साथ जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके हिसाब से 2025 नया साल कैसा नजर आ रहा है। देखिए, सेंटा रैली का इंतजार तो सभी को है, लेकिन सेंटा रैली इस वक्त बाजार में मिसिंग है। लेकिन आउटलुक 2025 में नए साल में निवेश का नजरिया आपको कैसे बनाना है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं मार्केट में, चाहे ग्लोबल हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, इस वक्त ट्रिगर्स काइंड ऑफ मिसिंग है। 2025 के लिए आपका आउटलुक क्या है? बाजार की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। 2025 का साल की जो शुरुआत हो रही है उसके अंदर 2 या 3 प्रॉमिसेस है, अच्छे प्रॉमिसेस है। एक तो सबसे पहला प्रॉमिस ये है कि जो वॉर फ्रंट के ऊपर ग्लोबली जो चिंता है वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है। एक तरफ ट्रम्प और पुतिन की एक डायलॉग हुई है जिसके अंदर पुतिन हैज एग्रीड टू ग्रेजुअली ब्रिंग डाउन द वॉर रिलेटेड एस्केलेशंस। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी आई थिंक एक ट्रूस मीडिएट किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले क्वार्टर के अंदर एक वॉर के फ्रंट के ऊपर अच्छे पॉजिटिव न्यूज आने जरूरी बनते हैं। अगर ये न्यूज पॉजिटिव आते हैं तो उसके साथ में एक दूसरा पॉजिटिव न्यूज बनता है फ्यूल प्राइसेस का। तो ये एक जुड़ा हुआ न्यूज है। और तीसरा जो पॉजिटिव न्यूज जो मैं देखने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट के दाम कम होते हैं। तो शायद आई थिंक इकोनॉमी के अंदर जो आज की तारीख में एक ग्रोथ का कंसर्न बना है वो ग्रोथ का कंसर्न इमीडिएटली एड्रेस हो जाएगा। तो आई थिंक एक 2-3 इमीडिएट नियर फ्यूचर के अंदर जो पॉजिटिव हम देखने जा रहे हैं ये मिल रहा है। दूसरी तरफ हमें एक चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे मार्केट के अंदर यार 2024 में करीबन 1,60,000 करोड़ के आईपीओ के माध्यम से फंड रेज किए गए थे। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2025 के अंदर उसके अंदर करीबन 20 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मे बी 2 लाख करोड़ के आसपास का फंड 2025 में मार्केट में से रेज किया जाएगा थ्रू आईपीओस। अगर ये प्रक्रिया बनती है तो मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज के जो स्टॉक है, जो पर्टिकुलरली जिसके वैल्यूएशन रीच है, उनके अंदर बिकवाली चालू रह सकती है और फंड्स रिलीज होके आईपीओ के अंदर जा सकते हैं, बाद में वो रिटेल इन्वेस्टर के हो या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के हो। तो ये एक प्रक्रिया मैं समझता हूँ 2025 में चालू रहेगी। अदरवाइज Q3 और Q4 के अंदर 2025 में मैं ऐसा समझता हूँ कि कंपनीज के वर्किंग इंप्रूव होके आएंगे और गवर्नमेंट का जो नजरिया है इकोनॉमी को आगे पुश करने का, वो नजरिया यहाँ से बजट के साथ में एक अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट, इट्स नॉट अ डिप्रेसिंग स्टार्ट, दैट मच आई वुड से। देवन भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको ना मार्केट्स में डॉक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रिलायंस में ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो देवन भाई को ना हो। देवन भाई, 2025 की जब शुरुआत हो रही है मार्केट के अंदर, तो कोई आदमी अगर ये सोच के बैठा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्लस करना चाहिए बीइंग एज एन इन्वेस्टर्स, तो उसके पास क्या ट्रिगर है इस इंडस्ट्री वाले, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज में? कैसे शेयर चलेगा, कितना चलेगा, क्या नजर रखे, किस चीज पे ज्यादा ध्यान दे? तो डिम्पी, आई थिंक मैं प्रयत्न जरूर करता हूँ कि मुझे रिलायंस के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ आए, मगर मैं समझता हूँ मार्केट मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो शायद जो जल्दी पर समझ जाता है सर चीज को। फिर भी एक चीज के ऊपर हम रिलायंस के अंदर ध्यान देंगे। जो 2020 के अंदर नए इन्वेस्टर को रिलायंस के अंदर कंपनी लाई थी, जैसे गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन तरीके के जो इन्वेस्टर रिलायंस ग्रुप के अंदर आए हैं, एक्चुअली उनका भी एक इन्वेस्टमेंट के साथ में उनका भी एक स्ट्रेटेजिक रोल है। और मैं ऐसा समझता हूँ वो रोल अभी आई थिंक यहाँ पे मटेरियलाइज हो रहा है। डिटेल में बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे उनके रोल को हम देख रहे हैं। जैसे रिलायंस रिटेल के कारोबार के अंदर ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का रोल क्या है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उनका रोल क्या है, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, ये 2025, 2026 और 2027 3 साल के अंदर मोनेटाइज होना संभावित है, which means that रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म
अनलाइकली टू गेट लिस्टेड इन द मार्केट प्लेस। एंड उसके बाद इसके हिसाब से आई थिंक उनका जो मोनेटाइजेशन जो हम बोलते हैं वो होना संभावित है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज के ऊपर हमें क्लैरिटी है। दूसरी चीज जो इसके ऊपर हमें क्लैरिटी है, उसके अंदर रिन्यूएबल के कारोबार के अंदर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चालू किया है, हम ऐसा समझते हैं कि 2025 के अंदर पॉजिटिव न्यूज आने शुरू हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट वैल्यू चेन इन द रिन्यूएबल सेगमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग द एंटायर electricity generation through solar panels, wind turbines, to providing the power and distributing the power, along with complete उसकी जो इकोसिस्टम रहती है, वो सब इकोसिस्टम के अंदर भी, यानी कि स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी कंपनी काफी हद तक अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो एक के बाद ये जो एरियाज है वो अनफोल्ड होने स्टार्ट हो सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वी बिलीव कि रिलायंस के अंदर आई थिंक आपको एक पॉजिटिव न्यूज आने की संभावना है। एट द सेम टाइम जो हिसाब से कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने प्रोसेसेस को स्मूथ कर रही है, डी बॉटलनेक कर रही है, वैल्यू एडिशन कर रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इट विल आल्सो लीड टू हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसरप्शन इन द मार्केट बाय व्हिच दे विल क्रिएट और एक्वायर हायर नंबर ऑफ मार्केट शेयर। तो ये जो मेरा सब्जेक्ट का समझना है, मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर आप वन आफ्टर अनदर इवेंट्स के अंदर इसको अनफोल्ड होते देखोगे, एंड मे बी आई थिंक दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द प्रॉफिट नंबर्स ऑफ द कंपनी इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। ये नजरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज पर देवेंद्र सर, अशेषा बात कर रही हूँ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपने नजरिया बताया, लेकिन लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप के डिबेट में आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा, और इंडिविजुअल सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि 2025 में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? अशेषा, मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप मिड कैप की तरह से देखने की जगह पे वैल्यूएशन की तरह से देखें। आज 2026 के अर्निंग्स, प्रोजेक्टेड अर्निंग्स को ध्यान में रखते हैं तो निफ्टी 50 आज की तारीख में करीबन 20 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। हमारा इतने सालों का एक एक्सपीरियंस है कि जब भी निफ्टी ने 20 के पी के आसपास ट्रेड किया है, उससे नीचे ट्रेड किया है, तो उसके अंदर बाइंग इमर्ज होता है। तो आई थिंक सबसे पहले मैं ये चीज के ऊपर ध्यान दूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर, जो फ्रंटलाइन सेक्टर है, जो निफ्टी के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन है, इनके अंदर आई थिंक सबसे पहले उम्मीद बनती है, बिकॉज वैल्यूएशन के दृष्टि से भी देखें तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, एंड आई थिंक बाइंग हैज टू गेट इमर्ज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर मार्केट्स। फॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर है वो अपने नए फंड्स मार्केट के अंदर ला रहा है, माध्यम म्यूचुअल फंड का भी है, माध्यम इंश्योरेंस का भी है, पेंशन का भी है, और एफपीआई के फंड्स जो करीबन स्लो आ रहे हैं, वो भी एक बार डॉलर का मूवमेंट स्टेबलाइज होएगा तो उसके बाद में एफपीआई मनी आल्सो विल कम। तो अपॉर्चुनिटी वुड बी, आई थिंक, वुड बी हाई एज फार एज आई थिंक द लार्ज कैप कंपनीज आर कंसर्न। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे वैल्यूएशन की दिख रही है, और वैल्यूएशन के साथ में अगर ग्रोथ नहीं आता है तो ये मार्केट पनिशमेंट बहुत सीवियर देता है। अगर आप वैल्यूएशन रीच रखते हो और वो कंपनी ग्रोथ प्रोड्यूस करती है तो ठीक है, तो आई थिंक दैट मार्केट विल प्रॉब्ली रिवॉर्ड यू द प्रीमियम, बट अदरवाइज द मार्केट इज नॉट काइंड इनफ इन रिवॉर्डिंग द प्रीमियम। तो ये चीज के ऊपर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर संभल के रहना है, ये हमारा व्यू बनता है यहाँ पे। देवेंद्र सर, एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, स्टॉक्स लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें, काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को भी मिला है, और इस वक्त बाजार में जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं, मानो एंट्री पॉइंट्स मिल रही है, इस पर आपका नज़रिया? और न्यू एज स्पेसेस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल के लिए ग्रोथ मोमेंटम या एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पर बन सकती है? मानसी, जिसके पास पेशेंस है उनके लिए रिन्यूएबल स्पेस आई थिंक रिवॉर्डिंग रहेगी। जिनके पास पेशेंस नहीं और फक्त मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करता है, उनके लिए शायद ये जल्दी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर सिस्टमेटिकली यू आर गोइंग टू सी द ग्रोथ इन रिन्यूएबल स्पेस, बी इट इन द एरिया ऑफ engineering and component and product supply, or be it in the area of power generation, or be it in the area of power distribution. जो भी एरिया में आप देखो उसके अंदर आपको ग्रोथ डेफिनेटली नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर उसके लिए पेशेंस चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर के पास पेशेंस कम रहती है, और आज की तारीख में तो इवन म्यूचुअल फंड के पास भी पेशेंस कम है। दे आल्सो वांट टू फ्लिप द पोर्टफोलियो वेरी फास्ट सो दैट
दे कैन प्रोड्यूस हायर एनएवी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रिन्यूएबल के ऊपर देना है। जहां तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, ये कंपनी डेफिनेटली हमें ठीक लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उनके जो चारों वर्टिकल है, एनबीएफसी वर्टिकल है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो वर्टिकल है जिसके अंदर ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने टाई अप किया है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज प्रोडक्ट्स के वर्टिकल जो है उसके साथ में ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने जो टाई अप किया है, और इंश्योरेंस का वर्टिकल, ये चारों वर्टिकल के अंदर दे आर प्रमोटिंग सेपरेट कंपनीज अंडर जियो फाइनेंस। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री टू जॉइन हैंड्स विद देम फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2025 में 2026 में 2 साल के अंदर जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो रोल आउट होना शुरू हो सकता है। एंड टू ग्रेटर एक्सटेंट दे ऑलरेडी हैव द कस्टमर, दे ऑलरेडी हैव द मनी इन द बैलेंस शीट, they also have the technology to drive the fintech for acquiring the business, be it in the area of wealth management, brokerage, or be it in the area of AMC. तो मैं समझता हूँ कि I think overall fabric is in place and the company looks relatively more stronger to me from the investment point of view. Again, patience की जरूरत पड़ेगी। आप शॉर्ट हो प्रेसिडेंस के अंदर तो शायद आपको इसका इतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। देवन भाई बहुत सधी हुई बात बोलते हैं और बहुत ही फैक्चुअल डाटा के साथ सारी बातों को रखते हैं। भले ही थोड़ा स्लो आपको बोले, लेकिन जो उनकी बात आप एक एक शब्द को सुनेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बारीकी से वो सारी बातों को रख के आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते हैं। देवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। एंड मैरी क्रिसमस और नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हमारी शुभकामनाएं, हमारी मनोकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए सर। थैंक यू मेरे को, मानसी को और आशीषा को आप फिलहाल कार्यक्रम के से इजाज़त दे सकते हैं आप।